अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स रिफर्स टू बॉडी डज व्हाट द बॉडी डज अ ड्रग, कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करेगी। अब हमने किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो ड्रग जो है अब हमारी बॉडी में आ चुकी है। अब हमारी बॉडी की जो है वो मर्जी है कि वो उस ड्रग के साथ क्या करे। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो जब लिवर से पास होती है तो उसकी जो 85% है ये इनएक्टिव हो जाता है। बाकी 25% हमारी बॉडी के पास जाता है, ठीक है, फिर रिमेनिंग ऑर्गन्स के पास। तो इसके साथ क्या होता है जाके बॉडी में, हम वही डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। तो इसके 4 वेज हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिटरमाइन करते हैं ऑन स्टेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन, ठीक है, कि ड्रग कितनी बॉडी में गई है, अब उसके हिसाब से फिर उसका एक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। हमारे पास क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आएगी ड्रग की, मेटाबॉलिज्म आएगा और एलिमिनेशन आ जाएगी। अब ड्रग जो है वो किसी भी रूट से हमारी बॉडी में जो है वो इंजेस्ट हो चुकी है, ठीक है, चाहे वो हम ओरल रूट से ले रहे हैं, ठीक है, ओरल से मतलब सोयलो कर रहे हैं या सबलिंगुअल रूट से ले रहे हैं या किसी भी तरीके से ओरली हम ड्रग को इंजेस्ट कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली हम जो है वो ड्रग को प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे ब्लड में डायरेक्टली चली जाएगी, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन सब को डिस्कस करेंगे। पहले एब्जॉर्प्शन को, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ड्रग की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एलिमिनेशन को। बाकी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये मैंने पहले ही इसका वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम एब्जॉर्प्शन से यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि हमने किसी भी रूट से ड्रग दी, तो अब जो वो ड्रग है वो ब्लड में आएगी, ठीक है, ब्लड में आएगी वो ड्रग। ट्रांसफ़र ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। अब किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ब्लड में डायरेक्टली दी है या हमने ऑरली ली है, तो फिर वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में ही आ जाएगी। तो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो ड्रग ब्लड में आना, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब इस एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। एनवायरनमेंट वेयर द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो एनवायरनमेंट कैसे एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। जैसे हम इंटेस्टाइन की स्टमक की पीस जो है वो एसिडिक होती है और इंटेस्टाइन की बेसिक होती है, तो उसका एनवायरनमेंट ये तय करेगा कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है। फिर ड्रग का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब आईवी के थ्रू देते हैं ड्रग, तो वो बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास, जैसे जितनी हम ड्रग देते हैं उतनी हमारे ब्लड में रीच करती है। लेकिन जब हम ओरली देते हैं तो फिर वो जो है वो फर्स्ट पास मैकेनिज्म से गुजरती है, तो फिर वो कम हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है और थोड़ी बहुत हमारे ब्लड में पहुंचती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इस पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होती कैसे है हमारे इंटेस्टाइन से, हम जीआई ट्रैक्ट से कैसे एब्जॉर्प्शन हो सकती है, सही है। बाकी आईवी से तो जो हम ड्रग देंगे वो ब्लड में ही आ जाएगी, तो उसमें सच कोई नहीं है कि एब्जॉर्प्शन का, सही है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके 4 वेज हैं एब्जॉर्प्शन के। सबसे पहले हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन आ जाएगी, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस आ जाएगी, सही। अब पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा, ये डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें यही होगा कि हायर कंसंट्रेशन से ड्रग मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब जब ड्रग हम देंगे तो हमारे जीआईटी में ज़्यादा होगी और जो जीआईटी के सेल्स हैं वॉल के एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पे ड्रग कम होगी, तो जाहिर बात है वो जीआईटी के ल्यूमन से वहाँ पे हमारे ब्लड में मूव कर जाएगी, सही है। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं वो इसी तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं। मोस्ट ऑफ ड्रग में कौन कौन सी आ जाएंगी, लोअर मोलिकुलर वेट ड्रग और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होंगी, लोअर मोलिकुलर वेट वाली, वो इस पैसिव डिफ्यूजन से आएंगी। और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होंगी, ठीक है, वो तो लिपिड जो बाइलेयर होती हैं, हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उससे परमेबल होती है, तो वो उसी से पेनिट्रेट करके हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगी।
यहाँ पे आपको पैसिव डिफ्यूजन का दिख रहा होगा। जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, लोअर मोलिकुलर वेट है, वो थ्रू द पोर्स आएगी, ठीक है। एक बस पोरेंस हम इनको कहते हैं, ठीक है। वाटर चैनल्स होते हैं जो ड्रग को लोअर मोलिकुलर वेट और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको जो है वो हमारे सेल्स तक लाएगी, एब्जॉर्ब करवाएगी। और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रही है, वो थ्रू द मेम्ब्रेन में से ही पेनिट्रेट हो जाएगी क्योंकि वो लाइपोफिलिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वे आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें भी कैरियर प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। और इसमें थोड़े रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आते हैं। और इसमें भी हमारे पास ये डिफ्यूजन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एटीपी के बगैर भी हो सकती है, सिर्फ इसमें हमें कैरियर प्रोटीन की नीड होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले में कि ये जो है हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ड्रग जो है वो मूव कर रही है। अब जो प्रोटीन है इसमें ड्रग जब जैसे ही बाइंड हुई तो इसकी फिर कन्फर्मेशनल चेंज आ गई। अब ड्रग इस साइड से बाइंड हुई और फिर प्रोटीन चेंज होके अंदर सेल के ओपन हो गया और ड्रग जो है वो हमारी सेल के अंदर आ गई। और इसी तरीके से ये ड्रग को मूव करवाता है जो थोड़ा जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, सही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वे आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ड्रग जो है वो फ्रॉम दी लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन मूव करती है। अब इसमें भी स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती है, लेकिन ये एटीपी डिपेंडेंट होती है क्योंकि हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ड्रग आ रही है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी की नीड होगी। यहाँ पे आप देखें लोअर कंसंट्रेशन ड्रग की और सेल के अंदर पहले से ही हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही है और ये ड्रग जो है वो सेल के अंदर मूव कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्यों हो रही है, बिकॉज इसमें जो है वो बहुत लार्ज जो मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग्स होती हैं वो मूव करती हैं, या कोई वाइटामिन हो गया, ठीक है, जो लार्जर मॉलिक्यूलर वेट का है, ठीक है, तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमारे पास एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ड्रग्स डेट आर वेरी लार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल विटामिन B12, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स जो हमारे एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे पास पीएच का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पीएच जो है वो हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करती है। अब जो मोस्ट ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक वीक एसिडिक फॉर्म में होती है, ठीक है, या तो वीक एसिड फॉर्म में होंगी या वीक बेसिस में होंगी, ठीक है। अब एसिडिक ड्रग जो होती है HA होती है, HA फॉर्म में हम लेते हैं, फिर वो रिलीज करती है अपना प्रोटॉन और कास्ट करती है एक एनायन की फॉर्मिंग जो चार्ज पार्टिकल होता है। और वीक बेसिस जो होती है ये भी अपना प्रोटॉन रिलीज करती हैं, लेकिन इनका जो पहले से ही हम प्रोटोनेटेड फॉर्म लेते हैं वो चार्ज होता है, तो जैसे ये अपना प्रोटॉन लूज करेंगी तो ये अनचार्ज भी फॉर्म में आ जाएंगी, बेस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये कैसे पीएच पे इफेक्ट करती है, तो जब हम एसिडिक ड्रग लेते हैं जो कि चार्ज हो, ठीक है, चार्ज हो यानी कि इस वाले फॉर्म में हो, एनायनिक फॉर्म में हो, ठीक है, तो फिर ये ड्रग जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचेगी तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, सही है। एब्जॉर्ब कैसे होगी कि इसका ये जो एनायनिक फॉर्म है ये स्टमक का HCl का प्रोटॉन ले लेगा और ये HA फॉर्म में आ जाएगा और ये अनचार्ज हो जाएगा, तो ये इजीली हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे एस्पिरिन हो गई, ठीक है, एस्पिरिन एसिडिक ड्रग है और वो स्टमक से इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे वीक बेस की अगर हम बात करें तो जो ये बी फॉर्म है ये अनचार्ज है, लेकिन ये से ही ये HCl का H लेगी तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगी और प्रोटोनेटेड फॉर्म यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकती स्टमक से, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और HA फॉर्म क्या था, अनचार्ज पार्टिकल था, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है। तो ये पीएच जो है वो इस पर इफेक्ट करेगी। अब दूसरे फैक्टर्स देख लेते हैं जो इस पर इफेक्ट करेंगे, तो दूसरे में हमारे पास आ जाएगा ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो
जो है वो एब्जॉर्प्शन साइड पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। जैसे इंटेस्टाइन का जो ब्लड फ्लो है वो मच मोर है देन द स्टमक, सो एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन इज़ मच मोर देन द स्टमक, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं इसको, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है और ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन में हमारी मोस्ट ऑफ दी एब्जॉर्प्शन होती है, तो ड्रग्स की भी वहीं पे ज़्यादा होती है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया दिया कि इंटेस्टाइन में क्योंकि माइक्रोविलाई होती है, सरफेस एरिया उसका बहुत ज़्यादा होता है, अबाउट 1000 फोल्ड जो है वो स्टमक से ज़्यादा होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन को एफिशिएंट बनाता है इन द इंटेस्टाइन। फिर कॉन्टैक्ट टाइम, अब कॉन्टैक्ट टाइम कैसे होगा कि जो ड्रग है हमारी, वो जो जीआई की हमारी वॉल है उसके साथ अगर ज़्यादा देर तक लगी रहेगी तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और अगर कम लगी रहेगी, जैसे डायरिया में होता है, बहुत पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं और ड्रग जो है वो मूव करके हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाती है और उसको एब्जॉर्ब होने का इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं, तो वहाँ से ड्रग जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉन्टैक्ट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्टैक्ट टाइम जितना होगा ड्रग उतनी एब्जॉर्ब होगी, और कॉन्टैक्ट टाइम कम होगा तो ड्रग जो है वो कम एब्जॉर्ब होगी। इसीलिए जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, वो जब हम मील खाते हैं तो फिर वो स्लोली हो जाता है, क्योंकि हम जब मील लेते हैं तो फिर हमारी जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी स्लो होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, सही है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर है, वो है एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन्स हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स ड्रग्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये सेल पे लगे होते हैं, जिस सेल पे ये लगे होंगे ना, वहाँ पे ये क्या करेंगे कि वहाँ से ड्रग जैसे हमारे सेल में गई, किसी भी वे से, पैसिव से, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, किसी भी तरीके से अंदर चली गई ड्रग, तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेंगे, जिस भी टिश्यू के प्रोटीन पे होंगे वहाँ से जिस भी टिश्यू के सेल पे होंगे वहाँ से इस ड्रग को निकाल के फिर से हमारे ब्लड में उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ड्रग के लिए बुरा होगा, क्योंकि हमारी ड्रग जो है वो सेल के अंदर जानी चाहिए, लेकिन ये फिर से उसको बाहर निकाल रहा है। लेकिन ये ह्यूमंस में कम होते हैं, ठीक है, और छोटे जो हमारे दूसरे मेमल्स होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इट पम्प्स ड्रग्स आउट ऑफ द सेल दस इन एरिया ऑफ हाई एक्सप्रेशन पे ग्लाइकोप्रोटीन रिड्यूस ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम करता है, ठीक है, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस काज करवाता है, मतलब कि ड्रग हमारे जीआई से एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन का लेक्चर। अब दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और फिर मेटाबॉलिज्म और फिर लास्ट में उसकी एक्सक्रीशन। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।